दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात वंदना के साथ। प्रस्तुत है वीणा विज उदित जी द्वारा लिखी गई कहानी तुरपाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सर्द झोंकों से बचने के लिए बदन पर चीड़ की पेड़ों की छाल लपेटे पाइन लाज पहलगांव के चंदेलवाड़ी जाते हुए जो पहला पुल लीदर दरिया पर आता है, उसके दाईं ओर स्थित है। चारों ओर बिखरी हरियाली के विभिन्न शेड्स से भी चटकीला हरा रंग है उसकी छतों का। डबल स्टोरी बिल्डिंग जिसमें 5 कमरे नीचे एक ही कतार में और 5 ही ऊपर हैं। लॉन्च के दूर तक फैले घास के मैदान उत्तर की ओर जा तिकोने हो जाते हैं और पूर्व की ओर सीधे खड़े पहाड़ों की तराई से होते हुए उत्तर में ये ढेरों पेड़ दामन में समेटे ऊबड़ खाबड़ धरातल बनाते हुए शेषनाग झील से आती वेगवती बर्फीली धारा जो आबशार बनी पर्वतों से धरा पर उतर रही है, उस तक जाकर समाप्त हो जाती है। एक स्वर्गिक आभा और अनुपम सौंदर्य का एहसास जगाते हुए मध्य में लॉन्च से तकरीब 20 कदम की दूरी पर सेब के बड़े बड़े पेड़ जो कि सेबों से लदे हुए हैं, उन पर झूले डले हुए हैं। बरबस यूं ही राह चलते सैलानियों का ध्यान उस ओर खींचता है। सैलानीगण सेबों के साथ फोटो खिंचवाने का लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं। अंततः चौकीदार से पूछकर कई लोग भीतर आ फोटो खिंचवाते, सेबों का स्वाद चखते, उन पर पड़े झूलों पर बैठ भी जाते हैं। उनके खिले चेहरे इस बात की गवाही देते हैं कि उनका कश्मीर आना अब सार्थक हो गया है। यही मेन रोड का आखिरी बड़ा गेट और साथ ही लगता हुआ छोटा भी है जिससे वह आती जाती थी, चौकीदार से बिना पूछे। इन्हीं सेवों के पीछे से छनती आती धूप के नीचे पलंग डलवाकर कोई ना कोई पुस्तक पढ़ना मेरी दिनचर्या में मौसम के अनुकूल शामिल है। हल्की सी मीठी थपकी देती बयार कभी कभी मुझे नींद की आगोश में ले जाती। कभी कोई पक्षी चोंच मारकर मुझ पर सेब गिराता है तो चौंक कर उठ के बैठ जाती हूँ। कभी तेज हवा की झोंकों से पत्तों की सरसराहट उनका नृत्य करना मुझे मुग्ध किए रहता है, तो कभी पेड़ों की गोद में अटखेलियां करते बादल। लेकिन इधर कुछ दिनों से एक बकरवाल अर्थात गुज्जर लड़की गोद में नन्हा बच्चा उठाए चुपचाप चौकीदार से पूछे बिना छोटे गेट से भीतर आ उत्तर की ओर नदी के ढाल बने पत्थरों पर आकर बैठ जाती है। मैं पढ़ती या कुछ लिखती उसे कनखियों से देख लेती हूँ। कभी वह बच्चों को घुटने पर बिठाकर खिलाती, कभी अपनी छाती से लगा उसकी भूख मिटाती, तो कभी दोनों वहीं घास पर लिपटाकर कुछ घड़ी की झपकी ले लेते। मैं देखकर भी अनदेखा कर देती हूँ। लगता है वह चैन से कुछ घड़ियाँ अपने बच्चे के साथ जी रही है। यह उसका अधिकार है। शायद एक नारी का दूसरी नारी के प्रति एक सहज सहानुभूति का भाव है। उस दिन में पोलो कोएलो कि एल्केमिस्ट बड़ी तल्लीनता से पढ़ रही थी कि लगा मेरे करीब कोई है। नजरें ऊपर उठाई तो वही बकरवाल लड़की बच्चा उठाए कह रही थी, बीबी आज मैं खानू कुछ न लाई, कुछ खानू दे दे, बड़ी भूख लगी है। अर्थात बीबी आज मैं खाने के लिए कुछ नहीं लाई, कुछ खाने को दे दे, बड़ी भूख लगी है। देखती हूँ एक पीला सा जर्द चेहरा मेरे सम्मुख है, जैसे उस चेहरे पर सदा से कोई पीड़ा अपना आधिपत्य जमाए हुए हो। उसे बैठने को कह मैंने नौकर से खाना मंगवाया। खाना लेकर वह वहीं पत्थरों पर चली गई। खाना खाकर वहीं पास बहते दरिया से बर्तन धोकर मेरे पास पड़े मेज पर रखकर वह मेरे पायताने जमीन पर बैठकर मुझे निहारने लग गई। लगा उसमें मुझसे बात करने की ललक उठी है, क्योंकि हमारे बीच प्रतिदिन ना बात करते हुए भी शायद भीतर ही भीतर एक निस्पंद संवाद चल रहा था, जिससे एक अपनात्व सा बन गया था हम दो अजनबियों के बीच। सब समझते हुए भी मैंने उसे अनदेखा करते हुए पढ़ने का उपक्रम किया। बीबी ए जगह तेरी है? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसे बिन देखे ही पुनः बोली, बच्चे नहीं है? बीबी यह जगह तेरी है, तेरे बच्चे नहीं हैं? यह सुनकर मैंने किताब से नजरें हटा ही ली और जवाब दिया कि वह ब्याहे गए हैं, अपने अपने घर हैं।
यहाँ हम दोनों और यह सब नौकर हैं। और पूछा, तू कहाँ से आई है? उसने हमारे पूर्व की ओर की पहाड़ी की ओर इशारा करके बताया कि वहाँ ऊपर उनका डेरा है। वे खाना बदोश हैं जो भेड़ बकरियों को नई ताज़ी घास खिलाने के लिए पहाड़ों पर घूमते रहते हैं। पीछे अखनूर से आए हैं। तभी मैंने गौर से पूर्व की झाड़ियों से पहाड़ के दामन के में ढेर सारी काली सफ़ेद भेड़ बकरियां घास व नए पत्ते चरते देखी। इस पर वह झट से बोली, इंदी राखी कर रही हैं, पर वो एक बकरी ही खा गया। पता कि कोई जानवर से कि मनुक। हाँ, बकरी की टांग दरियत कुत्ते खांदी सी ओई विख्या। अर्थात इन भेड़ बकरियों की रखवाली ही कर रही हूँ। परसों कोई एक बकरी ही खा गया। मालूम नहीं कोई जानवर था कि मनुष्य। हाँ, बकरी की टांगें नदी किनारे कुत्ते खा रहे थे, यही दिखा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान कि इस पहाड़िन की धारणाएं कितनी सचेत हैं। इसे भी जानवर और मनुष्य में एक जैसे गुण दिखे, तभी तो दोनों को एक ही तराजू के पल्लों में तौल रही है। मैंने अफसोस जताया, जो शायद उसे तसल्ली बख्श लगा। इस पर वो एकदम से उठी, पीठ पर चुन्नी बांधकर बच्चे को उसमें डालकर सामने की सीधी पहाड़ी पर टेढ़ी चढ़कर भेड़ बकरियों को ऊपर की ओर हाँक कर वापस आ छोटे गेट से बाहर चली गई, मुझे अपने ख्यालों में उलझाकर। अगले दिन खाना बनाकर किताब हाथ में ले मैं साथ लगते दरिया के बर्फीले पानी में पैर डालकर वहीं किनारे पड़े ढेरों पत्थरों में से एक एक पत्थर पर ओशो की पुस्तक को पढ़ने बैठी तो कुछ पलों में ही मेरे पैर बर्फीले पानी में सुन्न हो गए। झट पैर पानी से बाहर निकाल मैं किताब बंद कर चट्टान से टकराकर चांदी का रूप धरती जल की धाराओं को निहार रही थी कि लगा कोई मुझे निहार रहा है। वही थी, कौतूहल से भरी दृष्टि मुझ पर गड़ाए हुए। उसे देख मुस्कुराते हुए पत्थरों पर चढ़कर मैं उस पार आ पत्थर पर बैठ गई। वह वहीं नीचे के पत्थर पर मेरे पास आ बैठी तो सहज भाव से मैंने पूछा, नाम क्या है तेरा? वो बोली, शबनम। नाम मुझे अच्छा लगा। तेरे मर्द का क्या नाम है? वह कहाँ है? वह क्यों नहीं आता? नूरा हसीना हुणे तक कोड़े दिले कि 1.5 महीना लीग अमरनाथ गई है। दिहाड़ी दे 2000 कमाइया करसी। परसों तो एवरे बहुत यात्री आए रे, चंगी कमाई हो जैसी। नूरा नाम है उसका। नूरा भी आएगा। अभी तो दोनों घोड़े लेकर 1.5 महीने के लिए अमरनाथ गया है। एक दिन में 2000 कमाई करेगा। पिछले वर्ष से इस बार अधिक यात्री आया है, कमाई अच्छी हो जाएगी। फिर घर में और कौन कौन है? मैंने पूछा। इतने कहर विच सोरा से देर त देरानी अखनूर ने डंगरा नू ते नाल मक्की होर जमीन दे राखी लाई। अर्थात यहाँ घर में ससुर है, देवर और देवरानी अखनूर में पशु मक्की और जमीन की रखवाली करते हैं। जो भी था, पर उस लड़की के पास से बाकी बकरवालों की तरह भेड़ बकरियों की बदबू नहीं आ रही थी। वह साफ सुथरी थी, इसलिए बात हो पा रही थी। लगा पति की अनुपस्थिति में इसका वक्त यहाँ गुजर रहा है, अच्छा ही है। मैं उठकर लॉन की तरफ आ गई थी, वह भी सदा की तरह छोटे गेट से बाहर। यह गई कि वह गई। एक दिन दोपहर के खाने में राजमा चावल बने तो उसका ख्याल आ गया। राजू को बोला कि उसके लिए भी रख देना, आती ही होगी, खा लेगी। अब तो हर दिन मुझे उसका इंतज़ार रहता था। वह आई, उसने चाव से खाना खाया और बर्तन धोकर रख दिए। फिर मेरे पैरों के पास आकर वहाँ ज़मीन पर बैठ गई। टंगिया को देवा बीबी, अर्थात टांगे दबा दूं बीबी, बोली। मैंने ना कहते हुए झट से पैर ऊपर पलंग पर कर लिए। खाने के बदले में शायद वह कुछ करना चाह रही थी जो मुझे गंवारा नहीं था। प्रत्युत्तर में उसके होंठ खुले फिर बंद हो गए। शायद शब्द हलक आकर अटके जा रहे थे। उसके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़कर लगा जैसे उसके भीतर कोई अंतर्द्वंद चल रहा हो। मैंने पूछा, कुछ कहना है क्या? सारे जिस्म का दर्द अपने चेहरे पर समेटे वो आंखों की पोरों से झड़ने लगी।
साथ ही सुबकियां लेते हुए मेरे घुटनों को उसने कसकर पकड़ लिया और वह फट पड़ी। लगा जैसे कोई बादल बादल से टकराता है और बरस पड़ता है। मेरे पल्ला तो फट के तार तार हो गया है बीबी, हुन कौन कर से तुरपाई। अर्थात मेरा आंचल फटकर तार तार हो गया है, अब उसकी तुरपाई कौन करेगा बीबी। मैं हैरान परेशान हो उसका मुंह तक रही थी। उसके कंधे पकड़कर उसे ठीक से बिठाया। वह पूछा, क्यों, क्या हो गया ऐसा कि तेरा पल्ला फटकर तार तार हो गया है और तुझे तुरपाई की चिंता हो रही है। साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि कैसे मानूं यह अनपढ़ और गंवार है। कितनी सुंदर व कटु अभिव्यक्ति है इसकी। बोलना शबनम, मैंने फिर कहा। मेरे स्नेहपूर्ण आग्रह से अभिभूत हो वह पिघल उठी, मानो पैर की बिवाई फूट रही हो और वह असहाय पीड़ा से छटपटा रही हो। बोली, तैनू दसिया सी ना मेरे दर्द कहर विच। नहीं बीबी, ओदे पिछे मेरे सोहरे ने जिस मैनू जबरदस्ती इस्तेमाल करना शुरू कर दिता है। ओह कहंदा वो कित्थे जावें, घर दी गल्लें तैनू एक फर्क पैसी, तेरे नाल तां मर्द ही उस सी ना। तू अखियां नू न्यूटिए रखी, नूरे दे वापस आउण ते मैं कदे तेरे कोल ना आवेंगा। तू अपनी जुबान बंद रखी, हुणे चुपचाप चलन दे। मैं की करा बीबी, मेरा पल्ला तां फट गया नहीं। निक्की सी तां मां करदियां सी मेरे फट्टियां दी तुरपाई, हुणे एदी तुरपाई कौन करे सी, दस्सी ना बब्बी। वह बोली, मेरा मर्द घर पर नहीं है। मैंने तुझे बताया था ना, उसकी अनुपस्थिति में मेरे ससुर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कहता है वह कहाँ जाए, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तेरे साथ तो तेरा मर्द ही होगा ना। तू आंखें बंद रखना, नूरी के पास आ जाने पर मैं कभी तेरे नज़दीक नहीं आऊँगा, तो अपनी ज़ुबान बंद रखना। तब तक ऐसे ही चलने दे। अब मैं क्या करूँ बीबी, मेरा आंचल तो फट गया ना। छोटी थी तो कपड़े फटने पर माँ सी देती थी, अब किसके पास जाऊं, बता ना। कभी हो सकेगी इसकी सिलाई बीबी। इतना कहकर वह अपनी छाती पर मुक्के मारकर बिफरने लगी। उसकी असहनीय पीड़ा की तड़प से मेरी आंखें भी सजल उठी थी। मैं सकते सी की हालत में बैठी थी। उसे स्नेह से पकड़कर मैंने अपने पास बिठाया। मेरी आलोड़ित होती संवेदना उसके दर्द की संवेदना से संतृप्त होने की आतुर हो उठी। अब क्या कहूँ, क्या करूँ, कैसी सलाह दूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि उसका दर्द सुनकर बटा लूँ। एक ब्याहता अपना सर्वस्व अपने पति को ही मानती है, उसमें किसी और की गुंजाइश ही कहाँ होती है। फिर जो रिश्ते के आदर योग्य, भरोसे योग्य रक्षक हो, वही खेत की बाढ़ बनकर खेत को ही खा गया हो, तो किससे गिला कीजिए। नूरा अपने बाप के संरक्षण में अपनी पत्नी और बच्चा छोड़कर गया था, अब किसका भरोसा कीजिए। मुझे लगा जैसे संपूर्ण नारी वर्ग एक संवेदनशील प्राणी न होते हुए एक निर्जीव वस्तु है, जिसे जरूरत पड़ने पर कोई भी इस्तेमाल करे और फिर छोड़ दे। ऐसे क्रूर सामाजिक यथार्थ के समक्ष हम हार जाते हैं, हमारे हाथ बंध जाते हैं, हम नकारे हो जाते हैं। पुरुष जाति के प्रति मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। कई दम्भी पुरुष सारे नारी वर्ग के लिए असहिष्णु बने रहते हैं। अपनी बेबसी भरी रातों का दर्द संभाल वह अपने फटे आंचल को मेरे पास लाकर तुरपाई की गुहार लगा रही थी। मैं उसका पीड़ा से मथित चेहरा पढ़ रही थी। औरत ना होकर जैसे वह एक उतरन बन गई थी। सोच रही थी इंसान भूखा भेड़िया बन गया है, तभी तो अपनी भूख और हवस मिटाने को वह इतना नीचे गिर पाता है। मैं केवल शबनम का दर्द साझा कर रही थी, क्योंकि वह अनजान लोग थे। मेरी असमर्थता वह भी समझ रही थी। तभी तो अचानक उठ खड़ी हुई, हर रोज की तरह बच्चे को पीठ पर बांध अपनी भेड़ बकरियां हाँक फटाफट छोटे गेट से बाहर चली गई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बस दिल हल्का कर लिया था उसने, एक नारी की पीड़ा को दूसरी नारी को साझा करके। मेरी दृष्टि दूर तक उसका पीछा करती रही, पर वह फिर वापस कभी नहीं आई। मैं हर दिन छोटे गेट पर नज़र टिकाए उसकी राह तकती थी। हाँ,
कुछ दिनों बाद एक सजीला गठीला गबरू बकरवाल उन्हीं भेड़ बकरियों को हाँकने छोटे गेट से भीतर आया। मैं समझ गई, यही मेरी शबनम का अपनी सी लगी थी वह नूरा है। तभी मेरा उद्वेलित मन शांत हो गया। लगा अब वक्त के साथ साथ नूरा कर देगी उसकी तुरपाई। तो दोस्तों, यह थी कहानी तुरपाई। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे ज़रूर साझा कीजिएगा। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।